हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी भाषा के अंतर्गत वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग न होने के कारण वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। अगर हम सही जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आप देखिए। सुंदर, फूल कहाँ रखे हैं? इस वाक्य में सुंदर से हम पूछ रहे हैं कि फूल कहाँ रखे हैं। ख में देखिए, सुंदर फूल कहाँ रखे हैं, यानी कि हम यहाँ पर फूलों की सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। पढ़ो, मत खेलो, अर्थात हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं और खेलने के लिए मना कर रहे हैं। जबकि इसी प्रकार का जो दूसरा वाक्य है उसमें लिखा है पढ़ो मत, खेलो। यहाँ पर विराम चिन्ह बदल गया है, तो यानी कि पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है और खेलने के लिए कहा जा रहा है। तो देखा आपने, केवल चिन्हों के प्रयोग से इनका अर्थ बदल गया है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना, आराम करना। हम अपने भावों को व्यक्त करते समय बीच बीच में रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। और इस विराम के लिए निश्चित किए गए जो संकेत चिन्ह होते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसी पर आधारित हमारा आज का वीडियो प्रमुख विराम चिन्ह। अल्प विराम यानी कॉमा, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में बहुत थोड़े समय रुकने के लिए किया जाएगा। वाक्य पद को अलग करने के लिए और संबोधन के समय भी इसका प्रयोग करेंगे। हाँ और नहीं के बाद भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई प्रश्न पूछा गया, क्या तुमने आम खाया, तो हम कहेंगे हाँ मैंने आम खाया, तो हाँ के बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे मुझे पेंसिल, कलम और कॉपी चाहिए, शब्दों को हमने अलग किया है, पेंसिल को और कलम को, तो यहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। अर्धविराम, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक जहाँ पर रुका जाता है वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ चला गया, कठिन परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। पूर्ण विराम, किसी भी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं भारतीय हूँ, वाक्य पूरा हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मेरा भाई परिश्रमी है, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम लगा दिया। वह पढ़ाई कर रहा है, पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही कोई भी साधारण वाक्य है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आप लोग नोट डाउन करिए कि प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर जितने भी वाक्य होते हैं उनके सभी के बाद में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या। अगर हमने इनका प्रयोग किया और हमने प्रश्न पूछा तो वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे आप क्या कर रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, आज आपने क्या खाया, आप कहाँ गए थे। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का मतलब है जैसे कि हम नाम से ही समझ में आ रहे, विस्मय, जहाँ पर हमें आश्चर्य हो रहा है। तो जहाँ आश्चर्य है, जहाँ पर खुशी है, जहाँ पर उदासी है, जहाँ पर नफरत है, जहाँ पर क्रोध है, वहाँ पर हम अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। वाह बड़ा मज़ा आया, तो वहाँ यानी हमने खुशी प्रकट की अपनी, तो खुशी प्रकट करने के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। अरे तुम कब आए, तो अरे हमने कहा, हमारे बोलने का तरीका देखिए आप, अरे तुम कब आए, आश्चर्य हुआ, यानी कि अरे के बाद भी हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। इसके अलावा संबोधन के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रों ध्यान से सुनो। आगे देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कई जगहों पर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के कथन को जैसे का तैसा भी उद्धृत कर दिया जाए, वह जैसे का तैसा रख दिया जाए। आप यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उद्धरण चिन्ह के अंदर है।
गांधी जी ने कहा करो या मरो, यानी कि जैसा जिसने बोला उसको वैसा का वैसा उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दिया जाएगा। किसी पुस्तक का कोई अंश मूल रूप से रखते समय तब भी, जैसे गीता का संदेश है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो जैसा गीता में लिखा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया तो भी हम इसको इन्वर्टेड कॉमा यानी कि उद्धरण चिन्ह के अंदर रख देंगे। किसी के उपनाम या कविता या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए भी हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। यह पंक्तियाँ पुष्प की अभिलाषा कविता से उद्धृत हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनका उपनाम है। योजक, योजक का प्रयोग समान शब्दों, शब्द युग्मों तथा द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किया जाता है। जैसे अर्जुन सा वीर मिलना कठिन है, यानी अर्जुन सा, अर्जुन के जैसा समानता का भाव आया तो यहाँ पर हमने योजक का प्रयोग किया है। वह अभी अभी आया है, अभी अभी शब्द युग्म है, यानी कि एक जैसा शब्द दो बार आया। अभी अभी, कभी कभी, ठीक है। माता पिता को नमस्कार करो, तो माता पिता, माता और पिता के बीच में माता पिता क्या है, द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर हमने योजक का प्रयोग किया है। निर्देशक चिन्ह डैश, इसका प्रयोग किसी भी विषय की व्याख्या करने के लिए या संवाद के लिए या वार्तालाप के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मोहन, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मोहन के बाद अगर डैश है तो मोहन कह रहा है कि मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा या मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा। सुरेश, इसके बाद डैश है, इसका मतलब है कि सुरेश कह रहा है कि मैं अभी टहलने जा रहा हूँ। लाघव या संक्षेपक चिन्ह, इसका प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश को हम लिखेंगे उ और संक्षेपक चिन्ह यानी कि बिंदी और प्र और बिंदी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित को हम कैसे लिखेंगे, प बनाएंगे ऊपर बिंदी तो पन हो गया, और डित के लिए हमने फिर यहाँ पर बिंदी लगा दिया यानी कि संक्षेपक चिन्ह लगा दिया। तो आपको समझ आया कि संक्षेपक चिन्ह का हमें कहाँ पर प्रयोग करना है। हंसपद या त्रुटिपूरक कैरेट, लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। पूरा वाक्य तो काटेंगे नहीं, जैसे आप उदाहरण में देखिए, होली का त्यौहार मार्च के आता है। यहाँ पर महीने में लिखना भूल गए हैं तो हम यहाँ पर त्रुटिपूरक का प्रयोग करेंगे, होली का त्यौहार मार्च के महीने में आता है। ऐसे आप दूसरा उदाहरण देखिए, परिश्रमी सदा सफल होते हैं। त्रुटिपूरक का प्रयोग करके वाक्य को पूरा किया है कि परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं। विवरण चिन्ह, सूचना निर्देश आदि देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, भाषा के 2 रूप हैं। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, कोष्ठक का प्रयोग साधारणतया वाक्य के बीच में किया जाता है, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है तथा क्रम से अंकों को लिखने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास, अब कालिदास कौन थे हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे यानी कि कोष्ठक में लिख देंगे, संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं, कालिदास को सभी जानते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, यह मेरी शक्ति, शक्ति का मतलब नहीं पता तो हम कोष्ठक में लिख देंगे सामर्थ्य, यानी कि यह मेरी शक्ति अर्थात सामर्थ्य के बाहर है। और एक क्रम सूचक अंक भी लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 आप देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा अल्प विराम यानी कि कॉमा, अर्धविराम सेमीकोलन, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमाज, योजक हाइफन, निर्देशक डैश, संक्षेप सूचक साइन ऑफ एब्रिविएशन, हंसपद कैरेट, विवरण चिन्ह कॉलन डैश और कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन का सही जगह प्रयोग करना सीख गए होंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, जय जय श्री राधे।